हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कॉन्सेप्ट क्लासेस। मैं के मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मेरी आज की ये वीडियो चैप्टर सॉल्यूशन से ही है, जो कि न्यूमेरिकल्स है और इसमें जो है हेनरी से ये संबंधित है। इससे पीछे भी मैंने वीडियोस बनाई हैं जो कि कंसंट्रेशन से संबंधित है। आप उनको ज़रूर देखिएगा और उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर में कितने ml मोल नाइट्रोजन गैस विलय होगी। और इसमें नाइट्रोजन का आंशिक दाब 0.987 बार तथा 293 केल्विन पर हेनरी स्थिरांक KH का मान 76.48 किलो बार है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन को पता करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब 0.987 बार है और हेनरी स्थिरांक आंशिक दाब P और हेनरी स्थिरांक 76.448 है, किलो बार है। इसको हम बार में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए 76.48 को 1000 से गुणा कर देंगे तो जो आंसर आएगा 76,480 बार आ जाएगा। अब हेनरी के नियम से, हेनरी का जो नियम होता है, हेनरी के नियम के अनुसार जो फॉर्मूला हमारा है वो K = KHX होता है, जहाँ P आंशिक दाब है, X मोल प्रभाज है विलेय पदार्थ का और KH जो है हेनरी स्थिरांक होता है। तो नाइट्रोजन के जो मोल प्रभाज होंगे P/KH हो जाएगा। इसके अनुसार P कितना है 0.987 डिवाइडेड बाई KH कितना है 76480। तो इसको सॉल्व करते हैं। 987 डिवाइडेड बाई 10⁻3। अब इसको अगर हम पावर में लेना चाहें तो ये 0 हटाएंगे, यहाँ पर इसके 10⁻4 कर देंगे। तो अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। नाइन एट सेवन डिवाइडेड बाई 7648 0.129 इंटू 10⁻4। ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो जो N2 के जो मोल निकल के आए हैं मोल प्रभाज वो 0.19 इंटू 10⁻⁻4 होगा। अब हमसे प्रश्न में कहा है कि ये जल है, एक पात्र है हमारा, उसमें 1 लीटर जल भरा हुआ है, 1 लीटर जल, और उसमें जो मोल है नाइट्रोजन के मोल पूछे हैं कि नाइट्रोजन के कितने मोल इसमें विलय होंगे। तो जल का जो आयतन है वो कितना है 1 लीटर। तो हमें विलायक के हैं इसमें यहाँ पर मोल ज्ञात करने पड़ेंगे। विलायक के मोल ज्ञात करने के लिए हमें भार बटे अणुभार चाहिए होगा। विलायक के मोल ज्ञात करने के लिए हमें भार बटे अणुभार चाहिए, और जबकि यहाँ पर जल जो है लीटर में दे रखा है, तो इस जल के आयतन को हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। हमें इस प्रश्न में जो जल की मात्रा है वो लीटर में दे रखी है, जल की मात्रा
लीटर में दे रखी है और हमें जल के जो है मोल पता करने हैं। और जल के मोल पता करने के लिए भार बटे अणु भार का सूत्र लगता है। तो हमें जल का जो है द्रव्यमान चाहिए होगा, जो कि वर्तमान स्थिति में ये लीटर में है। तो द्रव्यमान, इसको जो है द्रव्यमान में बदलने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो जल का द्रव्यमान जो है, आयतन है 1 लीटर, 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml। तो आयतन है इसका 1000 ml गुणे जल का जो घनत्व होता है 1 मोल 1 ग्राम पर मोल होता है, 1 ग्राम पर मोल होता है। तो यहाँ पर घनत्व कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि द्रव्यमान कितना हो गया जल का, 1000 ग्राम। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमें जल का जो है इस प्रश्न में लीटर में दे रखा है, जल का आयतन जो है वो लीटर में दे रखा है और हमें इसके मोल पता करने के लिए इसके ग्राम में परिवर्तित करना होगा। तो ग्राम में परिवर्तित करने के लिए हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व है। आयतन है 1 लीटर या 1000 ml, 1 लीटर या 1000 ml। तो आयतन हमने ml में लगाया है और घनत्व से गुणा कर दी है। तो हमारा जो द्रव्यमान जल का आया है वो 1000 ग्राम आया है। अब हम जल के मोल पता कर लेंगे। जल के मोल बराबर भार बटे अणु भार। जल का भार कितना है, 1000, और जल का जो अणुभार होता है वो 18 होता है। देख लीजिए इधर, H2O 1 × 2 + 16, 2 + 16 18। तो जल का अणुभार 18 आएगा। तो जब हमने इसके जल के मोल पता किए तो भार हमारा 1000, अणुभार 18 और इसका आंसर आएगा 55.55। तो जल के मोल जो है वो 55.55 प्राप्त होते हैं। अब जल में जो है, जल में कौन सी गैस मिलाई गई है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के मोल प्रभाज बराबर नाइट्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल। कुल मोल नहीं आएगा यहाँ पर आएगा आपका विलायक का मोल, यानी कि जल के मोल। चूंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि मोल प्रभाज बराबर जो मोल होते हैं और कुल मोल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी गैस है वो विलयन जो बना है वो बहुत ही तनु है, यानी कि जो विलायक है यानी जल है, जल में जो नाइट्रोजन की मात्रा है बहुत कम है। अतः विलय की मात्रा कम होने के कारण हम उसको नगण्य मान लेते हैं और सूत्र में हम उसको नहीं लगाते हैं। तो हमारा जो नया सूत्र बनता है मोल प्रभाज बराबर नाइट्रोजन के मोल डिवाइडेड बाय जल के मोल। हम यहाँ पर कुल मोल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि विलयन जो है हमारा वो अत्यंत तनु है, उसमें विलय की मात्रा लगभग नगण्य होती है। इस कारण हम नाइट्रोजन के मोलों को नीचे जोड़कर डिवाइड नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन के मोल हमारे कितने आए थे, इसको हम जरा एक बार इसको फिर से कंसीडर करते हैं। इसकी जो वैल्यू है 1.29 × 10⁻⁵, क्योंकि हमने एक प्लेस के बाद जो है पॉइंट यहाँ पर लगाया है। तो 1.29 × 10⁻⁵ नाइट्रोजन के मोल डिवाइडेड बाई जल के मोल 55.5। अब इसकी हम तिरछी गुणा कर देंगे।
1.29 अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1.29 और 55.55 की मल्टीप्लाई करेंगे। (1.29) मल्टीप्लाई 55.55, इसकी मल्टीप्लाई जो नाइट्रोजन के मोल निकल के आए हैं वो 71.65 इंटू 10⁻⁻5 आए हैं। अब हमें जो क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें इसको किस में ज्ञात करना है, मिलीमोल में। मिलीमोल में पता करना है। तो मिलीमोल में पता करने के लिए हम इसको 1000 से गुणा कर देंगे। हजार से गुणा कर दिया तो 71.65 इंटू 3 में से 5 गया 10⁻⁻2 -2 है तो 0 मिली मोल, या ये -2 है तो 0.716 मिली मोल आंसर। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से इसको हम लोग रिपीट करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया गया है। तो 1 लीटर में कितने मोल की आवश्यकता, कितने मिली मोल नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होगी, यहाँ पर हमें दे रखा है। आंशिक दाब 0.987 बार और हेनरी कांस्टेंट जो है वो KH का मान 76.48 किलोबार है। ये किलोबार है इसलिए हमने इसको बार में कन्वर्ट कर लिया। तो इसके लिए क्या करा हमने, सबसे पहले हेनरी के फॉर्मूले से हमने नाइट्रोजन के मोल प्रभाज पता कर लिए। हेनरी के फॉर्मूले से विलयन में उपस्थित नाइट्रोजन के मोल प्रभाज पता कर लिए। उसके बाद हमने जल के मोल प्राप्त किए और जल के मोल प्राप्त करने के लिए जो हमारा आयतन है यहाँ पर वो ग्राम में होना आवश्यक है। तो उसको हमें किसमें दे रखा है, लीटर में। तो इसको हमें ग्राम में कन्वर्टर करने के लिए, ग्राम में बदलने के लिए द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व का फॉर्मूला लगाना पड़ा। और हम जानते हैं 1000 लीटर का मतलब 1000 ml। 1000 लीटर का तात्पर्य है 1000 ml। जल का जो आयतन है वो 1000 ml है और घनत्व जो होता है 1 ग्राम पर ml होता है। घनत्व जो होता है उसका जल का वो 1 ग्राम पर ml होता है। तो हमें आयतन भी मिल गया और उसका घनत्व भी मिल गया। इन दोनों की सहायता से हमने विलयन का द्रव्यमान ग्राम में पता कर लिया। उसके बाद हमने जल के मोल प्राप्त किए। जब हमें भार और अणुभार पहले से ही हमारे पास होता है जल का 18, उससे हमने भार बटे अणुभार से जल के मोल प्राप्त कर लिए। अब हमें जल के भी मोल पता है, विलायक के मोल भी पता है और विलेय के भी मोल पता है। तो हमने मोल प्रभाज के फॉर्मूले में हमने नाइट्रोजन के मोल बटे जल के मोल लगा दिए। अब यहाँ पर हमने विलेय के मोल इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि यह विलयन जो है अत्यंत तनु है, जिस कारण ये
विलेय के मोल जो है बहुत ही नगण्य होते हैं, जिस कारण यहाँ नीचे जो है इसको जोड़ा नहीं गया है। उसके बाद हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद जो कैलकुलेशन आई वो हमारी 0.716 मिलीमोल आई। तो जल में 1 लीटर जल में नाइट्रोजन के जो मिलीमोल है वो 0.716 होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग में लाई जाती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 मोल हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। हेनरी स्थिरांक ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है P = KH × X और KH = P/X, यानी कि हमें हेनरी स्थिरांक ज्ञात करने के लिए हमें दाब चाहिए होगा, आंशिक दाब, और H2S के मोल प्रभाज ज्ञात करने होंगे। तो सर्वप्रथम हम H2S के मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। तो प्रश्न के अनुसार दिया है H2S की मोलंता बराबर 0.195। ये जो 0.195 m दे रखा है ये H2S की मोललता दे रखी है, यानी विलयन की मोललता दे रखी है कि हमारे विलयन में 0.195 मोल जो है विलयन में घुले हुए हैं। तो इसका तात्पर्य है, मोललता का तात्पर्य होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो यहाँ पर जो इसका तात्पर्य है कि ये मोलता है कि जो विलायक है हमारा, विलायक क्या है हमारा, जल है, जल 1 किलोग्राम जल में जो विलेय के यानी H2S के मोल हैं वो कितने हैं, 0.195। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, 1000 ग्राम विलायक यानी कि जल में उपस्थित विलेय यानी कि H2S के मोल 0.195। अब जल का भार, कितना है, 1000 ग्राम। जल का अणु भार बराबर 18। H2O का अणु भार 18 होता है। तो अब हम जल के मोल पता कर लेंगे। विलेय पदार्थ H2S के मोल हमें ज्ञात हैं, क्वेश्चन में ही, प्रश्न में ही दे रखे हैं, और जल के मोल हम ज्ञात कर लेंगे। हमने मोललता से ही जल का भार ज्ञात कर लिया और उसका अणु भार भी हमारे पास है, तो हम इससे जल के मोल ज्ञात कर लेंगे। जल के भार बटे अणु भार, जल का भार है 1000 डिवाइडेड बाई और अणु भार 18। तो जब 1000 से 1000 को 18 से भाग देंगे तो 55.55 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार H2S के मोल हमें प्रश्न में ही दे रखे थे और जल के मोल हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब इससे हम H2S के मोल प्रभाज को ज्ञात करेंगे। H2S के मोल प्रभाज बराबर H2S के मोल डिवाइडेड बाई कुल मोल। तो H2S के मोल
हमें पहले से ही दे रखे हैं क्वेश्चन में ही, प्रश्न से ही 0.195 डिवाइडेड बाई कुल मोल, यानी कि इन दोनों मोलों को जोड़ देंगे, H2S के मोल और जल के मोलों को जोड़ देंगे। तो 0.195 प्लस 55.55, तो इनका आंसर क्या आएगा, बराबर 0.195, इसको जोड़ देंगे 55.55, 0.195, तो 5 4 7.5 55.745, और जब इसको हम भाग कर देंगे 0.195 डिवाइडेड बाई 55.745, जीरो पॉइंट 00349। अब गैस का दाब ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार पहले ही दे रखा है कि एसटीपी पर विलेयता, तो एसटीपी पर गैस का दाब P होगा आपका 0.987 बार। अब हमारे पास P भी है और X भी है, तो इससे हम हेनरी स्थिरांक की गणना कर लेंगे। P इक्वल टू KH X, KH इक्वल टू P अपॉन X। P की वैल्यू कितनी आई है, 0.987, X की 0.00349। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा हेनरी स्थिरांक प्राप्त हो जाएगा। 0.987 डिवाइडेड बाई 0.00349। तो जो हेनरी स्थिरांक आया है 282.8 बार प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया था हेनरी स्थिरांक, उसको प्राप्त कर लिया है। उसकी जो वैल्यू आई है 282.8 बार आई है। ये अगला क्वेश्चन है, 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल है। 500 ml सोडा जल 2.5 atm दाब पर बंद किया गया। तो 298 केल्विन ताप पर घुली CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें इसमें गिवन है वो हेनरी कांस्टेंट है 1.67 × 10⁸ पास्कल, और प्रेशर गिवन है 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, वायुमंडलीय दाब 2.5 वायुमंडलीय दाब। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि इसको भी पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमारा प्रेशर है इसको भी पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1 वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.0132 × 10⁵ पास्कल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि
ये हो सकता है गिवन ना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ये गिवन नहीं था, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 ATM इज इक्वल टू 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो अब हम जो है इसमें इसे पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1.0132 इंटू 10⁵। अब ये आपका क्या हो गया, पास्कल हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी कैलकुलेशन 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल आई है। अब हम हेनरी से P इज इक्वल टू KH x से CO2 के मोल फ्रैक्शन पता कर लेंगे। तो x CO2 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई KH। P आया है 2.533 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई KH है 1.67 इंटू 10⁸। ये पॉइंट हटाएंगे तो 2533 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 167 इंटू 10⁸। यहाँ पर 2 प्लेस थे, यहाँ पर 3 प्लेस है, यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे जब 2533 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 167 इंटू 10⁹। तो 2533 और से की जो है 167 से डिवाइड करेंगे। 2533 डिवाइडेड बाई 167, 15.167 इंटू, और ये 10⁹ है, ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी, तो 10⁵ माइनस 9, यानी कि जो हमारा फाइनल मोल फ्रैक्शन जो XCO2 है वो आएगा 1-4। अब हमें CO2 के मोल फ्रैक्शन पता चल रहा है। CO2 का अनुभार हमें वो मोल प्रभाज ज्ञात हो गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें CO2 की मात्रा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें CO2 के भी मोलों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न में हमें पहले से गिवन है कि सोडा जल, यानी जो हमारा विलयन है वो किस में बना है, जल में बना है, और कितना है 500 ml। तो हमें जल के अणुभार ज्ञात करने के लिए आयतन ml में है उसको ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो उसे बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जल का आयतन $500 ml है। अब हमें इसे द्रव्यमान में बदलेंगे। द्रव्यमान में बदलने के लिए अपना वही फार्मूला लगाएंगे, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो जल का द्रव्यमान आयतन है 500 ml और घनत्व इसका, जल का घनत्व 1 होता है, तो द्रव्यमान जो है जल का द्रव्यमान 500 ग्राम आएगा। अब जल का द्रव्यमान पता चल गया है, और जल के द्रव्यमान से हम, और इसका अणुभार क्या होता है, जल का अणुभार 18। तो हम इससे जो है जल के मोल ज्ञात कर देंगे।
जल के मोल भार बटे अणुभार। भार है 500 डिवाइडेड बाई 18। तो 500 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 27.77 मोल आएंगे। तो जल के मोलों की संख्या कितनी होगी? 27.77। अब जल का अब हमें x का भी मोल प्रभाज पता है और जल के मोल भी पता है। तो अब हम जो है ज्ञात करेंगे CO2 की मात्रा। तो CO2 का मोल प्रभाज, CO2 का मोल प्रभाज बराबर CO2 के मोल, CO2 का मोल प्रभाज बराबर CO2 के मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल, CO2 के मोल डिवाइडेड बाय। अब चूंकि तनु है, विलयन कैसा है? तनु है, तो हम मिला के ही मोल लेंगे, यानी कि जल के मोल। तो CO2 का जो मोल फ्रैक्शन निकल के आया है वो 15.167 गुणे 10 की पावर -4 बराबर CO2 के मोल, ये हमें ज्ञात ही करना है, CO2 के मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल, यानी कि जल का मोल। जल के मोल कितने आए थे? 27.77। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15.167 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 27.77 इसको ऐसे लिखिए। CO2 के मोल इज इक्वल टू 15.167 इंटू 27.77 इंटू 10 टू द पावर -4। तो CO2 के मोल हमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्ञात हो जाएंगे। 15.167 इंटू 27.77 4 to 1.18 4 to 1.18 इंटू 10 टू द पावर -4। CO2 के मोल जो है वो आपके 421 421.18 इंटू 10 टू द पावर -4 आएंगे। जो हमारा सोडा जल है उसमें जो CO2 की मोल है, ये मात्रा नहीं है। ये जो हमारा ये आंसर आया है ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि ये मोल है हमारे, और हमें निकालना क्या है यहाँ पर? मात्रा। तो जब हमने मोल निकाल लिए हैं हम इसी से मात्रा को ज्ञात करेंगे। तो CO2 के मोल आए हैं 421.18 गुणे 10 की 10 इंटू 10 टू द पावर -4। अब हम इससे इसका भार निकालेंगे CO2 का। तो CO2 के मोल जो हमें फार्मूला है हमारा, CO2 के मोल इज इक्वल टू भार बटे अणुभार। तो CO2 के मोल कितने आए हैं? 421.18 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू भार कितना है? इसका भार ज्ञात करना है। बटे अणुभार CO2 का, CO2
12 प्लस 16 दूनी 32, 4 3 और 1 4 44। क्रॉस मल्टीप्लाई 44 इंटू 4 21.18 इंटू 10 टू द पावर -4। तो CO2 का भार बराबर 421.18 इंटू 44 इंटू 44 इंटू 10 टू द पावर -4। इसकी मल्टीप्लाई होगी। इसकी मल्टीप्लाई के बाद आंसर हमारा ग्राम में आ जाएगा। 421.18 इंटू 44 18,531.92 ग्राम इंटू 10 टू द पावर -4। तो CO2 का भार जो है आपका, या CO2 का भार इक्वल टू -4 है, तो 1234 1.853 ग्राम आंसर। तो 500 ml सोडा जल में इस दाब पर 25.5 ATM पर जो CO2 की मात्रा रहेगी वो 1.853 ग्राम रहेगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल होते हैं केमिस्ट्री के, लेंथी ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। इसलिए आप यह बहुत आवश्यक है कि आप इनकी लगातार प्रैक्टिस करें, जिससे कि जब भी एग्ज़ाम में आए तो आप उसको अटैम्प्ट करें और अच्छे नंबर गेन कर सकें।